हु इज़ द बेस्ट, मोहम्मद रफ़ी या किशोर? इस पर बात करना तो बेकार है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स पर मैं बात करना चाहूँगा जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि बेस्ट कौन है। तो आप देख रहे हैं फिल्मी इंडियन, मैं आपका दोस्त भानु। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोनों के जन्म स्थान की। तो दोनों ही हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। रफ़ी साहब की पैदाइश 1924 में अमृतसर के पास स्थित एक जगह कोटला सुल्तान सिंह में हुई थी, जबकि किशोरदा का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 1929 में हुआ था। दोनों की उम्र में मात्र 5 साल का फासला है। दोनों ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत 1946 से की थी। रफ़ी साहब ने सिंगिंग से तो किशोरदा ने एक्टिंग से। रफ़ी साहब ने 1946 की फिल्म पहले आप से अपने गाने की शुरुआत की थी, जबकि किशोरदा ने 1946 की फिल्म शिकारी से अपने अभिनय की शुरुआत की। लेकिन रफ़ी साहब के लिए मुंबई का सफ़र इतना आसान नहीं था। दरअसल इनकी फैमिली गरीब थी। जब रफ़ी साहब छोटे थे तभी इनकी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई थी। लाहौर में इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी साहब भी वहीं दुकान पर काम करने लगे। एक फकीर गाना गाते हुए रोज वहीं से निकलता था। रफ़ी साहब उसके गाने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए थे। रफ़ी साहब भी उसकी नकल किया करते थे। जब रफ़ी साहब के भाई ने उनकी दिलचस्पी संगीत में देखी तो उनको उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। अब संगीत की शिक्षा तो ले ली, पर मौका कैसे मिले ये जानकारी उनको थी नहीं। रफ़ी साहब के.एल. सहगल के प्रशंसक थे। उस समय गायकी में के.एल. सहगल का जलवा था। तो हुआ यूं, एक बार सहगल साहब का लाहौर आकाशवाणी में प्रोग्राम रखा गया। रफ़ी साहब भी अपने बड़े भाई के साथ प्रोग्राम देखने जाते हैं। सहगल साहब गाना गा ही रहे थे कि तभी लाइट चली जाती है। बिना लाइट के सहगल साहब गाना गाने से मना कर देते हैं। भीड़ बेकाबू होने लगती है। भीड़ को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी रफ़ी साहब के भाई ने आयोजकों से बात की कि क्यों ना भीड़ को शांत करने के लिए रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। आयोजक मान गए। रफ़ी साहब गाना शुरू करते हैं। रफ़ी के गाते ही भीड़ शांत हो जाती है। सभी लोग अचंभित थे कि 13 साल का लड़का इतना अच्छा कैसे गा सकता है। उसी भीड़ का एक हिस्सा थे फेमस संगीतकार श्याम सुंदर। श्याम सुंदर उनकी गायकी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने रफ़ी साहब को अपनी फिल्म में गाने का न्योता दे दिया। उसके बाद रफ़ी साहब ने अपनी लाइफ का पहला गाना 1944 की फिल्म गुल बलोच के लिए गाया। ये पंजाबी फिल्म थी। उसके बाद कई और फिल्मों में गाया, लेकिन वो सभी पंजाबी थीं। लेकिन वहां पर जाकर उन्हें मुंबई जाने का रास्ता मिल गया था। उसके बाद 1946 में रफ़ी साहब ने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई में उनके दोस्त हमीद, जो कि रफ़ी साहब के साथ ही आए थे, वे उन्हें नौशाद साहब से मिलवाते हैं। नौशाद साहब उस समय एक फेमस संगीतकार थे। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को कोरस में गाने का मौका दे दिया। पहले आप नामक फिल्म में इन्होंने कोरस में गाया। उसके बाद एक दो गाने कोरस में ही गाए। के.एल. सहगल के साथ भी कोरस किया, जो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। फिर नौशाद साहब ने 1946 की फिल्म अनमोल घड़ी में गाने का मौका दिया। इसमें रफ़ी साहब की आवाज को काफी चर्चा मिली। उसके बाद कई और फिल्मों में गाने का मौका मिला, लेकिन शोहरत नहीं मिली। फिर 1947 की फिल्म जुगनू में फिरोज निजामी ने इन्हें बड़ा ब्रेक दिया। इसका एक युगल गीत जो नूरजहां और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था, हिट हो गया। इसमें रफ़ी साहब को थोड़ी सी शोहरत मिल गई, जिसके बाद अन्य संगीतकार भी उनसे गाने गवाने लगे। फिर आया साल 1951। बैजू बावरा फिल्म की तैयारी चल रही थी। नौशाद साहब ने गाना गाने के लिए तलत महमूद को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उनके यहाँ जाने पर उन्हें धूम्रपान करते देखा। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। उसके बाद उन्होंने अपना फैसला बदला और फिर सारे गाने रफ़ी साहब से गवाए। ये फिल्म रफ़ी साहब के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के कई गाने उस समय पूरे हिंदुस्तान में छा गए थे। अब रफ़ी साहब का नंबर 1 बनने का सफ़र शुरू हो चुका था। अब बात करते हैं किशोरदा की। तो किशोरदा को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। किशोरदा के बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही सेटल थे, जो उस समय अच्छा खासा नाम था। तो बस फिर क्या था, किशोरदा को फिल्म भी मिल गई। बस अंतर इतना था कि किशोरदा को ऐसे एक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया। अशोक कुमार अभिनेता थे, तो वे किशोरदा को भी अभिनेता ही बनाना चाहते थे। उसके बाद किशोरदा ने कई फिल्मों में अभिनय किया। किशोरदा को पहली बार 1948 की फिल्म जिद्दी में एज ए गायक मौका दिया गया। देवानंद इसके हीरो थे।
फिल्म तो चल गई लेकिन किशोरदा नहीं चले। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये गाना किशोरदा ने केएल सहगल की टोन में गाया था। किशोरदा भी सहगल साहब के दीवाने थे तो टोन भी उन्हीं की थी। किशोरदा और रफ़ी साहब में ये बात कॉमन थी कि दोनों लोग केएल सहगल को अपना आइडियल मानते थे। उसके बाद फिर किशोरदा ने अभिनय की ओर ही ध्यान दिया। 1954 की फिल्म नौकरी में एक बेरोजगार की सशक्त भूमिका निभाकर उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। फिर कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। लेकिन यहाँ पर एक बात खास है कि किशोरदा पर फिल्माए गए अधिकतर गानों में रफ़ी साहब की ही आवाज होती थी। है ना कमाल। हालांकि इस दौरान किशोरदा गाने की भी कोशिश करते रहे। इसी सिलसिले में वे एस.डी. बर्मन से मिले। एस.डी. बर्मन ने उन्हें गाने का मौका भी दिया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि उस समय किशोरदा को कोई भी एज ए सिंगर गंभीरता से नहीं लेता था। किशोरदा एक्टिंग और सिंगिंग साथ साथ चलाने लगे। एस.डी. बर्मन ने उनसे हल्के स्तर के कई गाने गवाए। संगीत की थोड़ी बहुत शिक्षा किशोरदा ने एस.डी. बर्मन से ही ली थी। फिर 1957 में एस.डी. बर्मन ने फंटूस फिल्म में किशोरदा से गाना गवाया। इस फिल्म का एक गाना दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे, ये गाना इतना फेमस हुआ कि फिर किशोरदा सभी संगीतकारों के चहेते बन गए। उसके बाद उन्होंने कई संगीतकारों के साथ गाने गाए, लेकिन नंबर 1 हमेशा रफ़ी साहब ही रहे, क्योंकि अधिकतर संगीतकारों की पहली पसंद रफ़ी साहब ही थे। किशोरदा ने अपनी लाइफ में लगभग 100 फिल्मों में काम किया होगा। एक बात और है, रफ़ी साहब और किशोरदा अच्छे दोस्त थे, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसी बातें फैली थी कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। एस.डी. बर्मन अपनी फिल्म के अधिकतर गाने रफ़ी साहब से ही गवाते थे, लेकिन एक बार ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बर्मन साहब बीमार पड़ गए थे और उनके सहायक के तौर पर उनके बेटे आर.डी. बर्मन थे। जब एस.डी. बर्मन बीमार हुए तो सारी जिम्मेदारी आर.डी. बर्मन पर आ गई, लेकिन आर.डी. बर्मन की पहली पसंद किशोर कुमार थे, तो आर.डी. बर्मन बचे हुए गानों को किशोरदा से गवा लेते हैं। आर.डी. बर्मन तब तक अच्छे संगीतकार के रूप में सेटल नहीं हो पाए थे। मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो फिल्म थी 1969 की आराधना। इस फिल्म ने राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन तीनों को स्थापित कर दिया था। इन तीनों की तिकड़ी आगे भी कई फिल्मों में रही और धमाल मचाती रही, लेकिन तब तक रफ़ी साहब ही नंबर 1 गायक थे। रफ़ी साहब ने अधिकतर अभिनेताओं को अपनी आवाज दी है। अपने पूरे करियर में रफ़ी साहब ने 6 फिल्म फेयर जीते हैं, जबकि किशोरदा ने 8 जीते। एक समस्या और हुई, वो थी रफ़ी साहब का हज करना। हज करना हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है, जो रफ़ी साहब की भी थी, लेकिन हाजी बनने के बाद कुछ समय के लिए रफ़ी साहब ने दूरी बना ली थी। कुछ लोगों ने उन्हें बहका दिया था। उनका कहना था कि हाजी बनने के बाद गाना बजाना हराम होता है। जितने भी समय के लिए रफ़ी साहब संगीत से दूर रहे, वो समय किशोरदा के लिए बेहतर साबित हुआ। उस दौरान किशोरदा की मांग बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि रफ़ी साहब के बाद अगर कोई टक्कर में था तो वो थे किशोरदा। इसी दौरान किशोर कुमार ने नंबर 1 की कुर्सी पकड़ ली। हालांकि नौशाद साहब के समझाने के बाद रफ़ी साहब ने दोबारा वापसी भी की, दोबारा अच्छे गाने भी गाए, लेकिन तब तक किशोरदा ने जो अपनी छवि बनाई उसे तोड़ पाना उस समय शायद किसी के बस की बात नहीं थी। हालांकि उसके बाद रफ़ी साहब ने कई बेहतरीन गाने दिए और एक फिल्म फेयर भी जीता, लेकिन उनका ग्राफ गिरने लगा था। अब समय था किशोर कुमार का। व्यक्तिगत तौर पे बात की जाए तो रफ़ी साहब ने 2 शादियां की थी, जबकि किशोरदा ने 4। जहां रफ़ी साहब शर्मीले स्वभाव के थे, वहीं किशोरदा मुंहफट। रफ़ी साहब दयालु थे तो किशोर कुमार निडर। अगर किसी संगीतकार के पास पैसे नहीं हैं तो रफ़ी साहब फ्री में भी काम कर देते थे, जबकि किशोर कुमार के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें अपना पूरा पैसा पहले ही चाहिए था। रफ़ी साहब अपने शर्मीले स्वभाव के कारण लोगों से कम बातें किया करते थे, जबकि किशोरदा की बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। किशोरदा चंचल स्वभाव के थे, वे अपने आसपास का माहौल हमेशा खुशनुमा रखते थे। किशोरदा ने एक्टिंग, सिंगिंग के साथ साथ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया है, जबकि रफ़ी साहब का पूरा फोकस सिर्फ सिंगिंग पर ही रहा। किशोरदा ने संगीत की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, जबकि रफ़ी साहब संगीत में पारंगत थे। किशोरदा मल्टी टैलेंटेड थे,
जबकि रफ़ी साहब का एक ही रास्ता था, सिंगिंग। जैसे रफ़ी साहब कई अभिनेताओं की आवाज़ बने, वैसे ही किशोर दा भी कईयों की आवाज़ बने। जब पूरे देश में आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय किशोर दा ने आपातकाल का विरोध किया था। ऐसा करने पर तत्कालिक सरकार उन्हें बैन कर देती है। उस समय गाने सुनने का सिर्फ एक ही माध्यम था, वो था आकाशवाणी, और उस समय ट्रांजिस्टर पर गाना बजा करते थे। आकाशवाणी से किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए जाते हैं। उनकी कई फिल्मों को भी बैन कर दिया गया। उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड तक पड़ती है। तब इनकी सहायता करने के लिए रफ़ी साहब आगे आते हैं और दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर बैन हटवाते हैं। तब जाके उनके गाने आकाशवाणी पर बजाए गए। उनकी दोस्ती एक मिसाल थी। 1980 में रफ़ी साहब के गुजर जाने के बाद 1987 तक किशोर कुमार नंबर 1 गायक रहे, लेकिन उनके भी गुजरने के बाद आज तक उन दोनों जैसा कोई गायक नहीं आया जो उनकी जगह ले सके। हालांकि उनको आदर्श मानने वाले कई सिंगर मौजूद हैं इंडस्ट्री में, लेकिन उनके जैसा नहीं। वो दौर अब शायद कभी वापस नहीं आएगा। उनकी यादें हैं और गाने हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए फिल्मी इंडियन।